आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। इस साल सिविल सर्विस परीक्षा में मैंने 6ठी रैंक स्कोर करी है ऑल इंडिया में। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया है। उसके बाद मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे दूसरे प्रयास में मुझे 366 रैंक हासिल हुई थी और मैंने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में अपनी ट्रेनिंग शिमला में स्टार्ट कर दी थी। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ है और इस समय मैं जयपुर में अपनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहा हूँ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एजी ऑफिस में। मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ अपने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत कुछ खास किया हो, लेकिन मैंने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा है कि मैं अपने पूरे दिन में जितना भी मैं पढ़ाई को अपना समय देता था, तो मैं ये ज़रूर इंश्योर करता था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी इन्वॉल्व रहूँ। जैसे कि एक तरह से एक ये धारणा रहती है एस्पिरेंट्स की कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, दीन दुनिया से, दोस्तों से, सबसे अलग हो जाइए। मैं उस भावना में, उस धारणा में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरे हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी भी आपके जब पेपर लेता है तो उसमें ये चेक करता है कि आप पूरी दुनिया के बारे में कितना अवगत हैं, कितनी जानकारी रखते हैं देश के बारे में, दुनिया के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन तरीके से आप अपने आप को देखें और अपने आप को प्लेस करें दुनिया में होने वाली चीज़ों में, और अपनी एक सोच बनाएं हर एक होने वाली गतिविधि के बारे में, ताकि वो चीज़ आपको पेपर में और व्यक्तित्व को निखारने में भी आपकी मदद करे। मैंने अपने यूपीएससी जर्नी की तैयारी अपने ग्रेजुएशन के बाद करी थी, जिसमें मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन किया था। जब मैं 5वीं कक्षा में था तभी से मैंने सोचा हुआ था कि मैं किसी न किसी दिन यूपीएससी इसकी तैयारी करूँगा। तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन करी तो मुझे लगा कि ये एक सही टाइम है मेरे लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का। तो वो एक समय था जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। कोचिंग मैंने कैसे ज्वाइन करी, मेरे एक सीनियर हुआ करते थे जो अभी खुद एक आईएएस हैं उत्तराखंड में। तो उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया था कि आप इस कोचिंग में आ सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का फ़ायदा है, नुकसान है, जो भी है। तो अल्टीमेटली मैंने कोचिंग अपने लिए चूज़ करी और मैंने वहाँ से ज्वाइन किया था। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने कैसे चूज़ किया, मेरा सब्जेक्ट जैसे कि आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है, बट मेरा सब्जेक्ट लॉ है। तो वो मैंने इस तरह चूज़ किया कि एक, मुझे लॉ में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। दूसरा, मुझे ये लगा कि लॉ में जो सब्जेक्ट है और जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफाइंड है। सिलेबस तो दिया गया है, लेकिन इकोनॉमिक्स में बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से, बिल्कुल फाइन तरीके से डिफाइंड नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जब भी प्रिपरेशन करी है मैं हमेशा किसी ना किसी कॉलेज में एनरोल्ड रहा हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं सुबह से शाम तक पूरे दिन यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनना था जो कम समय में पूरी तरह से डिफाइंड हो, जो मुझे बता सके कि मुझे सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए लॉ ऑप्शनल चूज़ करने का। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि मुझे लॉ में हमेशा इंटरेस्ट भी रहा है। जहाँ तक बात है इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट की, जो कि मेरे को लगता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट होता है, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ पेपर के बारे में, एक तो 11वीं और 12वीं की इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी की किताब है वो बहुत ही छोटी 100 पेज की किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है। काफ़ी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाते हैं आपके, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, तो वो ज़रूर पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा प्लीज़ इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ें, और इकोनॉमिक सर्वे में जनरली कोशिश कीजिए कि जो ऑर्गेनिक किताब है इकोनॉमिक सर्वे की वही आप पढ़ें। बहुत ही अच्छी गुड रीड होती है। और जनरली होता ही है कि इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे इश्यूज भी आपके कवर हो जाते हैं, जो कि बाकी सब्जेक्ट जैसे कि जीएस 3 में हेल्प करते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह, बैंकिंग, जनरल इश्यूज जो हो रहे हैं आपके आसपास दुनिया में और देश में, वो सब कुछ वो जनरली कवर कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे इज़ अ वेरी गुड सोर्स। उसके अलावा पीआईबी जनरली इज़ अ वेरी गुड सोर्स कि आपको कोई भी नया एक्ट आया है, बिल आया है, तो पीआईबी की वेबसाइट पे उसके एक शॉर्ट 1 या 1.5 पेज में समरी मिल जाती है आपको। अगर आप पूरा एक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरा बिल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है आपको कि वो बिल या एक्ट क्या कहना चाह रहा है। तो वो भी आप बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हैं। पीआईबी इस मामले में बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। उसके अलावा एआरसी सर्वेज वगैरह ये सब मैंने रेफर नहीं किए हैं, तो मैं आपको इसमें बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा। बट मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। आपके समय के ऊपर, अगर आपके पास समय है तो आप रेफर कर भी सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये एक मस्ट रीड सोर्स है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और पीआईबी सर्वे पीआईबी की वेबसाइट डेफिनेटली आपको रेफर करनी चाहिए। ऐसे की जहाँ तक हम बात करें तो एक ऐसे पेपर है, मैं अगेन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, और मैं आपको ये भी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों करता था। देखिए, मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा, 2 ही बार मैंने मेंस लिखे हैं और दोनों बार जो भी मेरी स्ट्रैटेजी रही, एक बार मेरे 156 आए थे, दूसरी बार मुझे नहीं पता है। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि मैं जनरली 1 या 2 मैक्सिमम 2 एसेज लिखा करता था पेपर से पहले, और वो भी सिर्फ पेपर से 2 या 3 दिन पहले, उससे ज़्यादा टाइम से पहले नहीं। और उसका कारण सिर्फ एक ही रहता था कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं करना चाहता था
कि अगर ये टॉपिक आएगा तो मैं इसमें ये लिखूंगा, अगर ये टॉपिक आएगा तो उसमें मैं ये लिखूंगा। ये मैं कभी नहीं करता था। तो मेरी जो मेन स्ट्रैटेजी रहती थी वो ये होती थी, और मैं अगेन दोबारा आपको बताऊंगा कि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता था कि मैं अपने आसपास होने वाली चीज़ों को समझूं। तो उसको मैं अप्लाई कैसे करता था पेपर में। तो आपको जैसा कि पता है कि ऐसे में आपको 8 टॉपिक में से 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो अगर 3 घंटे का पेपर है तो जनरली एक्सपेक्टेड ये होता है कि आप 1.5 घंटे में 2 ऐसे लिखेंगे। जनरली होता यह है कि आप 2 घंटे में एक ऐसे लिखते हैं और 1 घंटे में एक ऐसे लिखते हैं, वो जनरल पेपर का फॉर्मेट होता है। तो पहले ऐसे के लिए जो टाइम आपको अलॉटेड होता है, तो आपको लगभग 10 पेज अगर लिखने हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जितना भी टाइम आप एक ऐसे को लिखने में ले रहे हैं, तो आधा टाइम, पहला जो आधा टाइम होता है वो उसकी भूमिका बनाने में लिखें, जिसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे खास फोकस करें, और बाकी टाइम आप ऐसे के पॉइंट्स को लिखने में करें और इनका स्ट्रक्चर बनाने में करें। सिमिलरली दूसरे ऐसे के लिए भी ऐसा ही करें, कुछ कोटेशंस का यूज़ करें, कुछ एग्जांपल्स का यूज़ करें। तो अगर आप किसी भी ऐसे को अगर आप इस तरह से लिख पाए कि उसका इंट्रोडक्शन अच्छा है, उसका कंक्लूजन अच्छा है और उसकी कंटेंट अच्छी है, इन द सेंस वो एक सीक्वेंस बना रही है कहानी के रूप में, आप अगर सामने चेक करने वाले व्यक्ति को अगर आप उसको समझा पा रहे हैं, तो इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव ऐसे के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लिखने का फायदा नहीं होगा। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप 10 पेज या 12 पेज के आंसर लिखने में थोड़े से आपको और मेहनत की ज़रूरत है, तो और प्रैक्टिस करने में कोई नुकसान नहीं है। जनरली ये एक भावना रहती है लोगों के मन में कि कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी कोचिंग अपने टाइम पे ज्वाइन की थी, लेकिन जो मैंने पिछले तीसरा और चौथा अटैम्प्ट जो मैंने अपना दिया है, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी करी है, उसमें मैंने किसी कोचिंग का कोई हेल्प नहीं लिया है। तो इसके अनुभव के हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा है कि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या कोई प्रोफेशनल रीजंस हैं, तो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल होती हैं। जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन आपके साथ शेयर करूं, तो इनसाइट्स और विजन है जो जनरली मैं रेफ़र किया करता था। विजन में जो उसका मार्केट में जनरली मटेरियल अवेलेबल होता है, उसका टेस्ट सीरीज़ का जनरली कंपाइलेशन ठीक ठाक होता है। इनसाइट्स इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स, उसका जो डेली 5 क्वेश्चंस का जो सेट होता है वो भी अच्छा होता है। तो ऑल्दो अगेन डिस्पाइट नेमिंग कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 टेस्ट सीरीज़ मुझे ठीक ठाक लगती थी, लेकिन ये मैं आपको फिर भी दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि यही टेस्ट सीरीज़ है या फिर टेस्ट सीरीज़ करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। द होल आइडिया, जो आइडिया टोटल प्रिपरेशन का है, वो यही है कि आप ये देखिए कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपके पास कुछ और भी क्वेश्चन बैंक्स हैं, तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जनरली ऐसा कभी भी नहीं होता कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए वो किसी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाता हो। जनरली ऐसा नहीं होता, इट जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट टू कंडीशन योर माइंड। जहाँ तक मेंस की आंसर राइटिंग की बात है, तो मेरे मेंस में पहली बार में भी जब मैंने एग्ज़ाम लिखा था और मेरे को जो 366 रैंक आई थी, तो मेरे मेंस में बहुत अच्छे नंबर आए थे। मेरे आई थिंक 881 थे आउट ऑफ जो भी मैक्सिमम होता है, और आई थिंक वो सेकंड या थर्ड हाईएस्ट रहा होगा उस टाइम की लिस्ट में। तो ऐसा ये नहीं है कि मैंने कुछ इस बार और पिछली बार कुछ बदलाव किया अपनी स्ट्रैटेजी में मेंस राइटिंग में, बट मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने मेंस की राइटिंग की प्रैक्टिस करी कैसे, आंसर राइटिंग की। तो वो मैंने इस तरह करी कि जनरली मैं, जैसा कि मेरा प्रीलिम्स की भी स्ट्रैटेजी रही है, मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करता हूँ। तो इसमें भी मैंने मेंस में सेम ही किया कि मैं GS 1 का अगर पेपर लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए 3 दिन के बाद, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि GS 1 में जितने भी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं वो मैं सारे कवर करूँगा एक दिन में, इन 3 दिनों में। और 3 दिन के बाद मैं एक प्रॉपर पूरे प्रोफेशनल तरीके से 3 घंटे का एक GS 1 का पूरा पेपर लिखूंगा, विद ऑल द थिंग्स दैट मुझे लगता है सेम ही पेन के साथ, सेम ही सब चीज़ों के साथ, जो मुझे लगता है जो मैं मेन एग्जाम में भी यूज़ करूँगा। तो वो एक मुझे लगता है आपको एग्ज़ाम की फील आना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली GS 2 का, 3 का, 4 का, हर चीज़ का मैं जनरली यही मेथड फॉलो करता था कि मैं पहले पढ़ूंगा और फिर उसका पेपर लिखूंगा प्रैक्टिस के लिए। जनरली मेरी कोशिश रहती है कि मैं एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट लिख पाऊँ, बोथ फॉर मेंस के जनरल GS 1, 2, 3, 4 एंड एज वेल एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो, कि मैं जनरली 2 पेपर एक सब्जेक्ट के लिखूंगा, तो मेरे को जनरल आइडिया हो जाएगा और मेरा जो राइटिंग पेस है वो भी थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इसका मेरा राइटिंग पेस मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मेरी जनरली कोशिश ही रहती है कि अगर मुझे मान लीजिए पेपर में वो 2.5 पेज का स्पेस देते हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरे 2.5 पेज लिखूँ। अगर वो 3 पेज देते हैं तो मैं 3 पेज पूरे लिखूँ। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितना भी स्पेस होता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट को पे ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा ध्यान मेजरली जगह पे होता है कि अगर जितनी जगह है तो मैं जितनी भी नॉलेज अपनी मेरी है, जितनी भी समझ उस क्वेश्चन को लेके मेरी है, मैं वो पूरी उस जितना भी लिमिटेड स्पेस मेरे पास है उसमें दर्शा पाऊँ। इंटरव्यू की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरा बहुत ही वेरिड एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने दूसरी बार सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे इंटरव्यू में बहुत ही कम नंबर आए थे। आपको सबके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरे 124 आए थे 275 में से।
जो आई थिंक लिस्ट में सबसे लोएस्ट थे, जो भी लिस्ट में लोग थे उनमें सबसे लोएस्ट मार्क्स मेरे थे और बाकी कुछ लोगों में से। तो इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरी रैंक ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि मेरे नंबर इंटरव्यू में ठीक होंगे इस बार। तो मैंने जो बदलाव किया वो दो तरीके से किया। एक बदलाव मैंने इस तरह से किया कि मैंने अपने जो डेप्थ ऑफ स्टडी था, जो जो सामान मैं पढ़ रहा था अपनी स्टेट के बारे में, अपनी सिटी के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने जो भी मेरा बैकग्राउंड है उसके बारे में, उसको मैंने थोड़ा बढ़ाया। कि हालांकि मेरे पास पिछली बार समय कम था, इस बार थोड़ा ज़्यादा समय मुझे मिला था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों के बारे में उन्हें मैंने थोड़ा इंप्रूव किया। कि जो अभी राजस्थान, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान के रिवॉल्विंग जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी उसका फ़ायदा है, नुकसान है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ा। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा, लॉ के बारे में पढ़ा, कुछ किताब मैंने को ऑथर करी थी तवाइफ एंड द ट्रैवलिंग बायोस्कोप, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी डीप स्टडी करी। मैं सीएजी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा था तो मैंने सीएजी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा, कुछ कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स थी, कुछ अच्छी पुरानी रिपोर्ट्स थी, उनके बारे में मैंने पढ़ाई करी। तो ये कुछ एरियाज थे जिन पे मैंने काम किया। साथ ही साथ मैंने जो सबसे पहला इंप्रूवमेंट जो करा था वो अपने डैफ भरने में करा था। तो जब मैं डैफ भर रहा था तो मैंने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो ये किया कि कुछ मैंने ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखने की बजाय मैंने कम चीज़ें लिखी, बट ऐसी चीज़ें लिखी जिनके बारे में मुझे नॉलेज हो। तो जैसे मुझसे हॉबी पूछी गई तो मैंने सिर्फ एक ही हॉबी लिखी, रीडिंग बुक्स। एंड इनफैक्ट मैंने इसमें स्पेसिफाई किया था कि रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स, जिसके बारे में मुझे एक्चुअली इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो अगर आप कम चीज़ें लिखेंगे लेकिन वो चीज़ें लिखेंगे जो जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको समझ है, बूझ है, तो वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। और मैं अपना रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं जो मैंने मेन इस बार जो दिया है, उसमें एक तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने आप को लेके, क्योंकि उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि मेरी स्टडी थोड़ी मेरी ज़्यादा थी, तो मुझे चीज़ों के बारे में समझ थोड़ी ज़्यादा थी, ऐसा मुझे लगता था। तो डर कम था तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। इंटरव्यू में मेरा जो बोर्ड था उसमें प्राइमरीली मुझसे जो पूछा गया मेरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे पूछा गया, जो कि इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स में भी हालांकि मुझे लगता है कि 70 से 80% जो सवाल थे वो बैंकिंग से रिलेटेड थे। तो बैंकिंग में क्या इशू है, एक मुझे जो चेयरमैन थे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तो उसके बारे में मुझसे काफ़ी पूछा गया। सेक्टर स्पेसिफिक बैंक्स के नाम पूछे गए, तो काफ़ी हद तक मैं बता पाया था, काफ़ी शायद थोड़ा बहुत कुछ नहीं भी बता पाया हूँ। उसके अलावा मुझसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए, जैसे बेल इन बेल आउट कॉन्सेप्ट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ऑडिटिंग कैसे होता है। उसके अलावा एक लेडी मेंबर थी जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, उन्होंने मुझे 2-3 किताबों के नाम बताया और पूछा कि आपने ये पढ़ा है। तो उसमें एक किताब थी फ्री इकोनॉमिक्स जो मैंने पढ़ी थी, तो उन्होंने पूछा कि ये किताब में बेसिकली क्या है, तो मैंने एक एग्जाम्पल का यूज़ किया और एग्जाम्पल का यूज़ करते हुए उस सवाल का जवाब दिया। और फिर लॉ के बारे में 1-2 सवाल पूछे गए। तो बट मेजरली 70 से 80% जो इंटरव्यू था मेरा मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इकोनॉमिक्स। बट मैं एक बात ज़रूर इस इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू का नाम जो है वो जो दिया गया है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैंने भी हालांकि ये समझी है इस बार कि ये नॉलेज बेस्ड नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड है। तो किसी भी मुकाम पे अगर ऐसा होता है कि आप किसी सवाल को जवाब नहीं दे पाते हैं या आपको नहीं आता है, तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपको क्यों नहीं आता है, बट वो ये देख रहे हैं कि आप ना कैसे बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप सीखने में कितना बिलीव करते हैं। तो अगर आप ये सब ट्रेड्स अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, और कर पाएंगे इनकॉर्पोरेट, सिर्फ दिखावट के तौर पे नहीं बल्कि एक्चुअल में कर पाएंगे, तो ही ये आपको हेल्प करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरा जो कारण रहा सिविल सर्विसेज चूज़ करने का, वो 2 कारण थे मूलतः, मैंने और भी जगह बताया है ये। एक तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, जब मैं 5वीं कक्षा में था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बार कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, क्योंकि उन्हें सिर्फ उस समय कलेक्टर के बारे में ही पता था। तो मेरा हमेशा से उसी समय से मान लीजिए एक उद्देश्य सा रहा था कि उसके बाद में मैंने जो भी चॉइसेस जीवन में करी हैं वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है कि मुझे अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज पेपर लिखना है और आईएएस बनना है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि मैं अपने पापा की जो इच्छा थी, जो वो चाहते थे मुझसे, वो मैं पूरा कर पाऊँ। उसके अलावा जैसे जैसे मेरी सोच थोड़ी डेवलप हुई तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, बट आईएएस बनना एक वो माध्यम है जिससे बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं और उनके जीवन में बदलाव कर सकते हैं, सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक सही स्रोत है जो मैं करना चाहता हूँ, देश सेवा, जन सेवा जो मैं करना चाहता हूँ अपने जीवन में, वो मैं कर पाऊँगा इस माध्यम के द्वारा। जो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे शहरों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोचिंग की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, लेकिन प्लीज़ कोशिश करिए कि बहुत ही ऑर्गेनिक सामान पढ़ें, बहुत ही ऑर्गेनिक किताबें पढ़ें, और जो पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ने पे फोकस ना करें।
जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे। लेकिन मैं ये लास्टली मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अपने अंदर की उस बात को ढूंढिए कि आप क्यों सिविल सर्विस को करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उस बात को ढूंढ पाएंगे तभी आप अपने आप को उतना फोकस कर पाएंगे, उतना डिटरमिन कर पाएंगे, जो इस पेपर को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डरिए मत, बिल्कुल भी ये पेपर हर एक इंसान पूरा कर सकता है जो उस डेडिकेशन और उस डिटर्मिनेशन के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। मैं भी अपने आप को उसी श्रेणी में पाता हूँ। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक। और अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शुभम गुप्ता 1108 पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपके कुछ सवालों का कमेंट्स में भी जवाब देने संकोच नहीं करूँगा। थैंक यू।